जो टेस्ट था टेस्ट हाँ सुनिए, तो केमिकल काइनेटिक हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें आपका हमने लास्ट टॉपिक एरेनियस इक्वेशन किया। एरेनियस इक्वेशन इतना होता है, पहला वैल्यू के का, यानी के क्या है बताओ, के का नाम रेट कांस्टेंट, और ये टी क्या है टेम्परेचर। तो इन दोनों में रिलेशन बताता है कौन, एरेनियस इक्वेशन। ऐसा तो तुम जानते ही हो कि भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर हम 10 डिग्री तक बढ़ा देंगे तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल, यानी कि टेम्परेचर के साथ ही बढ़ता है। ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद ये सब मार्क कर सकते हो, 10 डिग्री बढ़ाने पे डबल होता है। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है। तो ये पहला फार्मूला हुआ, इसी का हम नेचुरल लॉग लेके फिर लॉग में इसको बदले तो ये सेकंड फार्मूला आया, जिन पे आएंगे न्यूमेरिकल्स। और उसका ग्राफ हमने लास्ट क्लास में ड्रॉ करवाया था, जिसमें स्लोप और सी का वैल्यू एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछे जाते हैं, समझे। तो आप ग्राफ प्लॉट करना जानते हो, आप इक्वेशन को इक्वेट करो, डायरेक्ट बता सकते हो, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव पूछेगा, देखिए सिंपल सा ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बताओ, ये इक्वेशन देख रहे हो ना जी, मुझे एक बात बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन को हमको इंक्रीज करना है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप इंक्रीज होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक बात बताओ, उस केस में ई का वैल्यू क्या होना चाहिए, ई मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। तो बताइए एक्टिवेशन एनर्जी शुड बी या मस्ट बी क्या होना चाहिए, लो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जितना लो होगा या कम होगा, बताइए ये वैल्यू कम, ठीक है, तो इसे कम वैल्यू घटेगी तो लॉग के का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा, रेट कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा, और रेट कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मोर। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये नोट फर्स्ट करके ऑब्जेक्टिव में लिख लो, ये ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिए, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्या लिखिएगा, नोट करके लिखिए, एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी, एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी लो, एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी लो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, लो। लिखो, एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी लो फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन। देखो जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बता चुके हैं, वो एनर्जी जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे। जैसे कोल को जलाओगे एयर के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, लेकिन उसके साथ हीट भी मिलता है, नहीं। पेट्रोल को भी जलाएंगे तो मिलेगा, लेकिन पेट्रोल जल्दी जलेगा क्योंकि उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है एज कम्पेयर टू कोल। तो जितना कम होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें। सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड आपका सब्सटेंस है, कंबस्टेबल सब्सटेंस, और लिक्विड है और एक गैस है, सबसे फास्ट कौन जलेगा, गैस, क्योंकि आप जानते हो सीएनजी गैस तुरंत फायर होता है, एक लाइटर से की मदद से भी उसको हम जला सकते हैं ना। कोल जलेगा जी लाइटर की मदद से नहीं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि गैस का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होगा, बहुत जल्दी ही वो कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, बहुत फास्ट होता है, ठीक है रिएक्शन। देखते हो सीएनजी तुरंत जलाते तुरंत उससे हीट एनर्जी मिलता है, इसी कारण से ज़्यादा हीट एनर्जी भी मिलता है कि नहीं, क्योंकि उससे बेस्ट प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो आप समझ गए ना कि किसी भी रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी लो, जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, और जितना ज़्यादा रहा एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही वो सब्सटेंस या कंबस्टेबल सब्सटेंस बेहतर नहीं माना जाएगा। आ रहा है बात समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये फर्स्ट फार्मूला पे हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, नहीं, सेकंड फार्मूला पे देखिए आपके एग्जाम्स में कैसे न्यूमेरिकल आएंगे। तो देखो ये सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आया, हालांकि एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, लेकिन ये सीबीएसई बोर्ड में भी आया था। देखिए एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कोई एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, क्या बोला है, रिएक्शन आपको दिया गया और पूछा है कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए, जहाँ पे रिएक्शन ये दिया हुआ लॉग के, लिखिए लॉग के का वैल्यू 4.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴/T, ये दिया हुआ जी, ठीक है।
अब बोल रहा है फाइंड EA, क्या निकालना है? फाइंड EA। सुनिए, CBSE बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा है वो यही है, CBSE बोर्ड इसी का क्वेश्चन को उठा के रख दिया है 2016 में, ठीक है। तो आप सॉल्व कीजिए और EA का वैल्यू निकालिए। अच्छा, ये इक्वेशन देख के इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस इक्वेशन से कंपेयर करना है फर्स्ट से या सेकंड से। ऑफ कोर्स फर्स्ट वाले में एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसमें तो लॉग टर्म कहाँ पे है? यहाँ पे। तो यहाँ पे भी लॉग है, यहाँ पे लॉग छूट गया है, लिखिए। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। तो हम तुमसे पूछेंगे कि लॉग ए का वैल्यू बता सकते हो तुम लोग? नहीं, लॉग नहीं है जी यहाँ पे, है ना, रहने दीजिए। लॉग ए का वैल्यू तो साफ साफ दिख रहा है जी, बताओ क्या है? 14%। क्योंकि आप जानते हो, वी नो दैट सेकेंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एरेनियस इक्वेशन क्या जानते हो? लॉग ए माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये इक्वेशन जानते हो? जहाँ की R का वैल्यू भी दिया हुआ है। कितना है जी R का वैल्यू बताइए? 8.314, ये तो पता भी है, ठीक है। अब आपको ये दोनों वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो लॉग ए का वैल्यू मिल गया। क्या मिला जी लॉग ए का वैल्यू बताइए? तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तो बना लोगे क्वेश्चन, ठीक है। अब ये तो समझ गए। आप बताओ कि ये वैल्यू अगर पूछेगा, ठीक है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी है, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। चलिए निकालिए कितना आएगा एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, सुनिए, ये बहुत सिंपल सा सवाल है। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं। वो जो PDF भेजा गया है CBSE बोर्ड का, उसमें देखिएगा 2-3 को क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा अलग अलग साल में, ठीक है। तो ये आप जस्ट कंपेयर कर लीजिए यहाँ पे दोनों वैल्यू को, क्योंकि दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल। अब आप ये वैल्यू को इधर ले आओ जो हमने यहाँ ले आया, और R का वैल्यू पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको आंसर आ जाएगा। आंसर किस में आएगा? जूल में, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। चाहे वो एक्टिवेशन एनर्जी हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, कट ऑफ एनर्जी हो, कुछ हो एनर्जी हो, एनर्जी है तो मतलब जूल होगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं। तो हमने कितने फार्मूले इस पे देखे बताइए? 2 फार्मूला देखा जी, ये कर लेना कैलकुलेट। NCERT में इसका आंसर है, बाकी अपने में मिला लेना। क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दिया है, कितना नंबर है जी? 27, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला हम देखे ना। तो सेकेंड फार्मूला से आप देखो ये किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है? K और टाइम। तो अगर टाइम हम चेंज करेंगे तो K का वैल्यू चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो लिखिए नेक्स्ट, इसी पे हम लिखते हैं, लिखो एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, 2 डिफरेंट temperatures T1 and T2, T1 and T2, ठीक है। रेट कॉन्स्टेंट्स आर, लिखो कम इन, रेट कांस्टेंट, ठीक है। लिखो जल्दी से बैठो। रेट कांस्टेंट्स आर K1 and K2 रेस्पेक्टिवली। अरे चुपचाप से मुंह बंद करके बैठो, बातें ना बनो। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं? हम बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं, जो अभी आए सुन लो, न्यूमेरिकली किया है अभी। उसके बाद ये कि भाई टेम्परेचर T1 है तो K1 क्या है तुम्हारा? रेट कांस्टेंट। और टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट कितना है? T2। अब बताओ, सेकेंड इक्वेशन पढ़े थे ना कल? क्या पढ़े थे? log K इक्वल टू log A, और क्या पढ़े थे बताओ आगे? हाँ, माइनस ये अपॉन 2.303 RT, ये पढ़े हो? ठीक। अब हम बोले कि अगर रेट कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा? K1। ये मान सकते हैं ना? मानना क्या, ऊपर दिया हुआ लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताओ T2 टेम्परेचर पे क्या लिख सकते हो? तो इसको फर्स्ट मानो और सेकंड लिखो जरा जल्दी से खुद से। log K2, अगर K2 रखेंगे तो टेम्परेचर उसके इसमें क्या होगा बताइए जल्दी से? 3.03 R
T2 ये होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। देखो जी सुनो, जो भी आयो, ये लॉग का फार्मूला था। दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, तो दो डिफरेंट टेम्परेचर होगा तो डिफरेंट के भी होगा, वही बात यहाँ की है। तो देखो डिफरेंट टेम्परेचर है, डिफरेंट रेट कांस्टेंट भी है जो लिखा हुआ है। अगर टेम्परेचर T1 है तो भाई K1 है रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर T2 है तो K2। बोलो कोई दिक्कत। हम नया फार्मूला डिराइव करें, दो अलग अलग टेम्परेचर पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, दो इक्वेशन आए, आप एक काम करो, इक्वेशन 2 -1, मतलब हम सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, फर्स्ट से। तो ये सब्ट्रैक्ट कर कीजिए खुद से, ज़रा निकालिए तो क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेट कर लेना, राइट हैंड साइड को सेपरेट कर लेना, और बताओ वैल्यू क्या आएगा। चलो जल्दी से यहाँ तक निकालो पहले। बड़ा सिंपल सा बात है, ऐसे ही फार्मूला प्रूव करना जरूरी नहीं है, मतलब वो ठीक है, इक्वेशन भी याद रखोगे तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, लेकिन जानिए तरीका कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड घटा देंगे जी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताइए, सेकेंड इक्वेशन से ना घटाना है, तो K2 माइनस क्या लिखेंगे, लॉग K1। बताइए ये लिखे, इसमें कोई दिक्कत। अरे भाई सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड घटा दिए, इक्वल टू के पहले वाला। अब इक्वल टू के बाद वाला को घटाइए, तो बाद में कौन है, सेकेंड इक्वेशन में कौन कौन है जी, लॉग A माइनस ये अपॉन 2.03 RT2। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए फर्स्ट को घटाते हैं, तो फर्स्ट में क्या चलेगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बताइए ये लिखिएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लॉग A, डायरेक्ट लिख दें। और बताओ यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये अपॉन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, कुछ कट रहा है, देखो ये कट गया, ठीक। अब आइए log A माइनस log B, जानते हो ना क्या होता है, बोलो, log A बाई B, ये आ गया फॉर्मूला। अब बताइए इधर क्या आएगा, इधर कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो तो ये अपॉन 2.303 R कॉमन ले सकते हैं, तो बचा क्या इसमें बताइए, 1/T1 प्लस वाले को पहले नहीं T2 प्लस वाले को लिखो, पहले T2 ही लिख दिया ना। अच्छा एक काम करो, ये ना एक्चुअली T1 है, ये क्या है T1, तो 1/T1 माइनस 1/T2। बोलो इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए तो आप फाइनल फार्मूला लिखिए, log K2/K1 इक्वल टू ये अपॉन 2.303 R, और यहाँ क्या लिखोगे जी, T1 इंटू T2, और ऊपर क्या लिखोगे, T2 माइनस T1। ये आ गया फार्मूला। देखो दूसरे इक्वेशन के बाद ये तीसरा इक्वेशन है किसका, एरेनियस का, जिस पे सवाल आ सकते हैं। तो देखो ये जो तीसरा इक्वेशन निकाले, इसको पहचानने का बड़ा आसान सा तरीका है कि इसमें दो डिफरेंट टेम्परेचर होंगे। कितने होंगे, दो डिफरेंट। इसके पहले क्या क्या पढ़े थे हम, जल्दी से रिकॉल करा देते, जो नहीं आए थे वो यही पढ़ रहे थे, AE⁻⁻⁰ इस फार्मूला का कब यूज करेंगे, जब एक्सपोनेंशियल पावर दिया रहेगा कंपेयर करने के लिए। और दूसरा फार्मूला भी आज पढ़ चुके थे, log K इक्वल टू, बोलो log K इक्वल टू क्या, हाँ log A माइनस ये अपॉन 2.03 RT, यही फार्मूला ने यूज किया है जी यहाँ पे, हाँ T1 T2 करके। तो ये दूसरा फार्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आज अभी बताए हैं, जो शायद आप लोग का छूटा होगा, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स हमने पिछले क्लास में किए थे, जो आपने किए हैं, ठीक है। और अब देखिए ये जो फार्मूला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लिख लो। और इस पे सीबीएसई बोर्ड में हर साल क्वेश्चन लगभग पूछता है, मतलब आप देखोगे तो 24 में भी पूछा है, 23 में पूछा है, 25 में भी पूछा है ना। अगर वो 25 क्वेश्चन में देखोगे तो 4-5 क्वेश्चन इसी पे, ठीक है, अलग अलग साल में। तो एक क्वेश्चन हम इस पर करते भी हैं। तो ये तो समझ में आ गया। ये पता है ना क्या है, ये का पूरा नाम
एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि यही निकालने देगा ज़्यादातर, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने देता है। तो आइए थर्ड इक्वेशन पे एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने का। हाँ जी, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें पता नहीं इतना क्या कन्फ्यूज हो रहा है तुम लोग। यही फार्मूला तो लिखेंगे जी। तो बताइए लॉग, डायरेक्ट हम यूज करें, K2 की जगह क्या लिखेंगे बोलो? फार्मूला हम लिख लिए, समझे, लिखा हुआ है सामने। तो K2 की जगह क्या लिखेंगे बोलो? 4K। K1 की जगह K नहीं लिखा हुआ है जी। अच्छा आइए, इक्वल टू E अपॉन ये वैल्यू आएगा 3.03 R इंटू T2 माइनस T1। T2 कितना है मेरा? 320 और माइनस 300 और नीचे मल्टीप्लाई है बाबू। कुछ लोग इसको जीरो मतलब यहाँ भी सब ट्रैक कर दिए, यहाँ थोड़ी सब ट्रैक करना। चलिए एक K से कट गया, क्या आएगा जी? log 4 और यहाँ पे यही ना, ये निकालना है। इसका वैल्यू दिया है कि नहीं देखो तो, कहाँ गया क्वेश्चन? 19.15 सब तो दे दिया है जी, कैलकुलेशन भी नहीं करना। ये 20, ये कितना आ जाएगा? मत मल्टीप्लाई करो, सुनो ठीक है। अब बताइए इसको इससे कट कीजिएगा, कितने टाइम्स कटेगा? हाँ 20 को इससे कट कीजिएगा, कितने टाइम्स कटेगा? 15 टाइम्स कटेगा। और 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो बताइए अब एक बात बताइए, ये आपको निकालना है ना, सब वैल्यू को इधर ले आओ। लॉग का वैल्यू कितना होगा? लॉग 4 का 0.60 इंटू 19.15 इंटू 320 इंटू 15। सब मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे जी? सब मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो 55 कितना आ रहा है जी? 55152। देखो चेक करो सबका यही आया। यूनिट क्या लिखोगे बोलो? यही आंसर आएगा। हाँ यूनिट क्या लिखोगे बालक? जूल। बताओ इस सवाल में कोई दिक्कत? बन गया ना? सिंपल सा तो कैलकुलेशन था जी। हाँ कोई डाउट है? कहाँ? अच्छा ये देखो ना, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। नहीं तो सुनो, इसको आप मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो यही आएगा 8.13। आर की जगह कितना रखोगे? ये 19.15 आ जाएगा, आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। लेकिन क्यों करोगे भाई? यहाँ जब दे दिया है तो नहीं देता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता, थोड़ा मेहनत बढ़ जाता। आ रहा बात समझ में? लेकिन बन जाएंगे ऐसे सवाल, ठीक है। तो लिख लीजिए कितने लोग का सही हुआ, ईमानदारी से हाथ उठाओ। ठीक है चलो। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। ये अगले चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ना है। एक एग्जांपल लिखो, बायो कैटलिस्ट। कैसा कैटलिस्ट? बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट कौन होते हैं? हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जी। क्या नाम उसका? एंजाइम्स। कौन होते हैं? एंजाइम। जैसे प्रोटीन को पेप्सिन डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज करता है, ये सब सुने होगा आप लोग बायोलॉजी वाले। तो ये सब ना एंजाइम्स, ये पढ़ना भी है, इसलिए अगले चैप्टर में बता भी रहा हूँ। और ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से समझो, जैसे तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम होगा, बिहार बोर्ड का फरवरी में होता है, ठीक है। फरवरी मंथ में आपका 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होगा। फरवरी में CBSE बोर्ड का भी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये फील किए होंगे कि जनवरी का जो पढ़ाई होता है वो इस साल में किसी मंथ में नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन इस मंथ में ऐसा क्या खास बात है कि यहाँ एक चैप्टर एक दिन में पढ़ लेते हैं, या हो सकता है कि एक दिन 2-2, 3-3 चैप्टर पढ़ लेते हैं ना। बिहार बोर्ड वाला तो सिलेबस से पढ़ लेता है, काहे कि अगला दिन देना रहता है, ठीक है। अब सुनो, अब अभी आप एक चैप्टर देने में क्या करते हो कि नहीं 1 सप्ताह और बढ़ा दीजिए समय। कारण क्या है? इधर क्यों ऐसा पढ़ाई हो जाता है? क्योंकि एग्ज़ाम आपका एक प्रेशर है जिसके द्वारा ये आपको पढ़ाई हो जाती है। मतलब कि एग्ज़ाम कैसे आपका रोल प्ले कर रहा है एज ए कैटलिस्ट। आपका रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी रेट ऑफ स्टडी को, स्टडी का जो पढ़ने का आपका एवरेज जो निकलता है,
रेट है, टाइम है, वो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है जी? यानी कि ये बढ़ाया ना, तो ये क्या है? कैटलिस्ट है। अब दूसरी बात, क्या आपके पढ़ाई में पार्टिसिपेट करता है? नहीं। पार्टिसिपेट करने का मतलब समझे कि जैसे मान लीजिए केमिकल काइनेटिक पढ़ रहे हैं तो 2-4 को प्रॉब्लम हेल्प कर दे, बता दे, सो वही ना होता है हेल्प करना। तो क्या वो हेल्प करता है? लाइए इसका नहीं आ रहा आंसर जी, लो हम बता देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करेगा, नहीं ना। इसका मतलब कि ये इसमें भाग भी नहीं लेगा, लेकिन स्पीड को खुद ब खुद बढ़ा देगा। आ रहा बात समझ में? ठीक है। उसके पहले कितना रिलैक्स हो, अभी कितना रिलैक्स है। कभी मन किया तो उधर घुमाए, है ना, मन किया आज क्लास नहीं आएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें अपने आप एलिमिनेट हो जाती है जब एग्ज़ाम्स के डेट आ जाते हैं। तो डेट के समय से ही सब हालत शुरू हो जाता है। खैर, तो मुझे कैटलिस्ट समझाना था, तो उससे मतलब समझ में आ गया। ठीक। अच्छा, एक चीज़ आगे और भी समझोगे, एक बात और, क्या कैटलिस्ट कोई चेंज लाता है क्या? आप अभी मई जून में महीने में जैसे हो, मतलब जितना दिमाग का साइज है, जनवरी में भी दिमाग का साइज आपका चेंज हो जाता है क्या? अगर साइज चेंज नहीं हो रहा लेकिन स्पीड तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? यानी कि एक बात समझना, सिंपल सा बात, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत एग्जाम पूछा जाता है कि कैटलिस्ट कभी भी आपका कोई वैल्यू को चेंज नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन में किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। कैटलिस्ट कभी भी कोई चेंज नहीं लाता है, ना तो किसी वैल्यू को चेंज करता है, ना ही किसी वैल्यू को शिफ्ट करता है। अभी हम बात करते हैं किस वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इतना समझ में तो आ गया है कि कैटलिस्ट कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, चाहे वो गिब्स एनर्जी हो, चाहे वो इंथैल्पी हो। इस टर्म में पूछ सकता है आपको क्वेश्चन, समझ में? लेकिन एक मोटा मोटी बात समझ लीजिए कि कभी वो किसी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। अब आइए सुनिए कि आखिर फिर कैटलिस्ट करता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ये तो प्रैक्टिकली बताए। अब आइए ग्राफ से समझते हैं इसको। तो होता क्या है सुनिए, देखिए, हर रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो लगता है ना जी? ठीक। तो बताओ, मान लो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किस में? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट चेंज हो रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट में। ये है तुम्हारा रिएक्टेंट, क्या है? रिएक्टेंट। और ये है तुम्हारा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये है तुम्हारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ध्यान दो इधर। ये बिना कैटलिस्ट का था, कैटलिस्ट नहीं है, विदाउट कैटलिस्ट। तो विदाउट कैटलिस्ट जब हम किए रिएक्शन, तो बताइए यहाँ पर जो एनर्जी लगेगी, यहाँ से यहाँ तक, बालक इधर ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ जो एनर्जी लगेगा उसी को ना एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। कम से कम इतना एनर्जी दोगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ तक एनर्जी दिए तो नहीं बनेगा, यहीं पे वापस आ जाएगा। ठीक है। जैसे कोयला में थोड़ा सा माचिस मार दिए, थोड़ा और आग दे दिए, क्या जल जाएगा? नहीं जलेगा। उतना एनर्जी उसके लिए काफ़ी नहीं है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। खैर, तो आप ये बात समझे ना कि इतना एनर्जी देना होगा। तो फिर कैटलिस्ट करता क्या है? तो कैटलिस्ट क्या करता है? खाली एक वैल्यू को चेंज करता है। वो कौन है? एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या करता है कि इतना क्यों जाना, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दो, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दो, तो ये वैल्यू को घटा के कम कर देता है। तो ये जो हम ग्रीन कलर से ड्रॉ किए हैं, ये क्या है? विथ कैटलिस्ट। क्या है? विथ कैटलिस्ट। तब मतलब तुम समझे, क्या लिखोगे कि कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन कैसे बढ़ा कैटलिस्ट कम करता है जी? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, या बाय चेंज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो लिख लो ये बात। ये पहले ड्रॉ करो, फिर हम नोट करके सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखा देंगे, इस पर क्या क्या पूछ सकता है आपके एग्जाम में। देखिए इस पे आप सुनिए ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछ सकता है। तो लिखिए, नोट करके मैं ऑब्जेक्टिव लिखा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट आपसे पूछेगा कि कैटलिस्ट का रोल क्या है। रोल ऑफ कैटलिस्ट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड में। तो रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा जी? आप सुनो, वहाँ 4 ऑप्शन दिया था, इंक्रीज द रिएक्शन, डिक्रीज द रिएक्शन, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, एंड नन ऑफ दिस। क्या आंसर बोलोगे? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड का दिखा यहाँ से,
ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्टिव सुनिए, दूसरा रीजन पूछेगा जो सीबीएसई बोर्ड में पूछता है कि भाई ये 20 क्वेश्चन भेजा है ना, उसमें 2-3 जगह कैटलिस्ट का रोल पूछा है कि कैटलिस्ट क्या करता है, कैसे घटाता है, ये सब पूछता है कि क्या इफेक्ट होगा जब कैटलिस्ट को हम ऐड कर देंगे रिएक्शन में। तो आप क्या बोलिएगा, 2 तरह का इफेक्ट पड़ेगा, एक तो एक्टिवेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, और कैसे होगा वो लिखो, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो लिखिए फर्स्ट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में, है ना, लिखिए कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे भाई, बाय डिक्रीजेज द क्या घटा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी, बाय डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। पूरा लिखना, एग्जाम में जब ऐसे 2 मार्क्स से लिखने आए तो ये मत लिख के आना एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ भले ये लिख के ये लिखना तो लिख दो। तो बस एक टर्म को ये थोड़ा सा चेंज करता है, यानी एक्चुअली घटाता है, जो है कौन, एक्टिवेशन एनर्जी, इसके कारण ये चेंज आता है। दूसरी बात जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पूछ सकता है, क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शिफ्ट कर रहा है, ये बात पूछा गया जेईई मेन में ऑब्जेक्टिव में, क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शिफ्ट करता है, ये जेईई का सवाल है ना। इज कैटलिस्ट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा बताओ, दोनों का इक्वल पार्ट है कि नहीं बीच में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शिफ्ट कर रहा है, नहीं, जहाँ से ये भी वैल्यू मिल रहा था विथ कैटलिस्ट भी यही मिल रहा है, विदाउट कैटलिस्ट भी यही मिल रहा है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शिफ्ट नहीं करता। हम सिंपल सा एक वर्ड में बोल चुके हैं, कुछ भी वैल्यू को ये चेंज नहीं करेगा। गिब्स एनर्जी को चेंज करेगा, ये भी पूछा हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, डज कैटलिस्ट चेंज द गिब्स फ्री एनर्जी, नो, ये किसी को चेंज नहीं करता। तो ये बात लिख लीजिए, कैटलिस्ट does not shift the equilibrium constant, and ये भी बात ऐड कर लो, and also does not changes the Gibbs energy, कोई भी वैल्यू कोई बदलता नहीं, जो है जैसा वैसा रहेगा, समझे। ये काम होता है कैटलिस्ट का, कोई दिक्कत इसमें किसी को। तो ये सब तो है ना तुम्हारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शिफ्ट नहीं करता, यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकालेगा, वो सब पूछेगा, किसी वैल्यू को चेंज नहीं करता, डज नॉट चेंज गिब्स एनर्जी, ये सब ऑब्जेक्टिव निकालेगा, ठीक है। तो इनिशियल लाइन में क्वेश्चन है जो भेजा गया वो पढ़िए, उस पर क्वेश्चन बनाइए। तो लिखिए यहाँ पे जल्दी से, कॉलिजन थ्योरी में हम लोग क्या क्या पढ़े जी, कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कोलाइड टू ईच अदर, तभी वो प्रोडक्ट बना सकता है, और अगर प्रोडक्ट बनेगा तो उस कॉलिजन को क्या कहेंगे, इफेक्टिव, क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कॉलिजन, जहाँ रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। इसका कल ये 2 कंडीशन है, पहला मॉलिक्यूल्स मस्ट बी ओरिएंटेड, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी। इस केस में कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अरे लड़का इधर ध्यान दो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। भाई अभी नहीं बोले थे कि कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते थे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो मॉलिक्यूल्स में इतना एनर्जी तो होना चाहिए कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, या उससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। तो काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर दैन एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपका अभी सीबीएसई बोर्ड का बनाइएगा तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको दिख जाएगा। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका एक छोटा सा इक्वेशन है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन देख लीजिए इक्वेशन क्या है। जेड ए बी क्या है, 2 मॉलिक्यूल ए और बी आपस में रिएक्शन हो रहा है और ए बी बना रहा है, e टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। लिख लीजिए वेयर जेड क्या है, वेयर जेड ए बी है तुम्हारा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कितना आपस में टकरा रहा है उसी को कहते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो लिखिए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी
between two molecules A and B, between two molecules, दो molecules हैं हमारे पास A and B, ठीक है। तो यानी कि आप एक बात और समझे कि इफेक्टिव कॉलिजन आपका एक और टर्म पे निर्भर करता है, वो क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है? हाँ भाई देखो, रेट किसके हैं? इक्वेशन के टर्म है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये सब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए कि ये भाई ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं ना? तो ये था तुम्हारा कौन सा चैप्टर? केमिकल काइनेटिक कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का समरी लिखा है मैंने? नहीं लिखा है। तो कल नेक्स्ट क्लास जब भी होगा आपका, वेंसडे को होगा केमिस्ट्री का, तो आप वेंसडे को समरी कॉपी लेते आना, ठीक है। और हाँ बोलो।